नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज झील के बारे में जानते हैं। झील किसे कहते हैं? तो झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व होता है। इसका मतलब ये हुआ कि झील में नदी की तरह प्रवाह नहीं होता है। झील में नदी की तरह प्रवाह नहीं होता है। नदी में धारा होती है, जबकि झील में क्या होता है? अस्थायित्व होता है। अर्थात जो झीलों का जल होता है वह स्थिर होता है, वह गतिमान नहीं होता है। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे झीलों के प्रकार के बारे में। तो झीलों के प्रकार में मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, हिम नदीय झीलें, कृत्रिम झीलें, ज्वालामुखीय झीलें, गोखुर झीलें, लैगून झीलें। इस तरह से हम झीलों के प्रकारों को अलग अलग हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। तो मीठे पानी की जो झीलें हैं ये किस प्रकार की झीलें होती हैं? जैसे वर्षा की पानी जहाँ इकट्ठा होता है, यानी कि वर्षा के पानी अगर कहीं एकत्रित होती है किसी गड्ढे में, तो उसे हम मीठे पानी की झीलें कहते हैं। अगर वहीं हम खारे पानी की झीलों को देखें तो वे झीलें जहाँ की जो जल होती है वे उनमें लवण की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो वे हो गई खारे पानी की झीलें। हिम नदी झीलें यानी कि ग्लेशियर पिघलने के बाद ग्लेशियर से होते हुए जो नदियाँ आ करके और झील का निर्माण करती हैं, तो वे झीलें जो है हिम नदी झीलें कहलाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ कृत्रिम झीलों का निर्माण करता है, जिसे हम कृत्रिम झीलें यानी कि मानव निर्मित झीलें, जिसे मानव द्वारा बनाई गई झीलें हैं, वे कृत्रिम झीलें यानी कि आर्टिफिशियल लेक्स उसे कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ज्वालामुखी झीलें। तो ज्वालामुखी झीलें, ये जो झीलें होती हैं ये ज्वालामुखी के उद्गार से बनती हैं। जैसे जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो हमें पता है कि जिस जिस माध्यम से ज्वालामुखी से लावा निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रेटर। और क्रेटर, ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद जब क्रेटर में पानी इकट्ठा होता है तो वे ज्वालामुखी झीलें कहलाती हैं। यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब क्रेटर में पानी एकत्रित होता है तो वह एक झील का शेप यानी कि झील का आकार ले लेती है और उसे क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी झीलें कहते हैं। कभी कभी क्या होता है? तो कभी कभी ये होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती नीचे की तरफ धंस जाती है, तो वहाँ भी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस भाग को भी क्रेटर लेक यानी कि ज्वालामुखी झीलें कहते हैं। अब हम बात करेंगे गोखुर झीलें की। तो गोखुर झीलें, यह गोखुर नाम क्यों रखा गया है? गोखुर का मतलब होता है कि गाय का खुर, यानी कि ये जो झीलें होती हैं ये गाय के खुर की तरह होती है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप कि ये है गोखुर झीलें। गोखुर झीलें जो हैं, यह जब कोई नदी बहती हुई जाती है मैदान की तरफ, तो वहाँ पे कभी कभी देखने को मिलता है कि मार्ग में कभी कभी टीला, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ऐसा ऐसे ही ऊंचा टीला मिल जाता है। तो नदियाँ क्या करती हैं? उस टील बहती हुई आती है और उस टीले से होकर के चारों तरफ राउंड होकर के जाती हैं। और एक ऐसी स्थिति आती है कि ये नदियाँ टीले के घुमावदार हिस्से को होते हुए जाती है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि यह टीला इस नदी के कारण जलमग्न हो जाता है, या नदी के कटाव के कारण यह टीला क्या होता है? यह टीला एक झील के रूप में तब्दील हो जाता है और इसी झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। तो उस स्थिति में यह जो झील हो, यह हिस्सा, ये जो टीला का हिस्सा होता है, यह पूरा जो है जल से भर जाता है और नदियाँ सीधे जो है क्या होती हैं? बहने लगती हैं। यानी कि नदियों का जो मार्ग होता है वह सीधा हो जाता है और इस हिस्से में, यानी कि जो टीला था पहले, वहाँ पे एक विशाल जलाशय वाला भाग बन जाता है। तो इसी को गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे लैगून झील की। तो लैगून जो झील होता है यह क्या होता है? तो यह समुद्र के द्वारा बनाया गया झील होता है। यानी कि अक्सर यह लैगून जो झीलें होती हैं समुद्र से सटी होती हैं। यानी कि समुद्र का जब पानी समुद्र के किनारे किसी गड्ढे में एकत्रित होता है और एकत्रित होने के बाद वह एक झील का रूप ले लेता है, तो उस प्रकार के झील को लैगून झील कहते हैं। यानी कि जो समुद्र के पानी किसी समुद्र के बगल में
किसी गड्ढे में आकर के एकत्रित हो जाता है और वह गड्ढा एक झील का रूप ले लेता है, तो उस प्रकार के झील को लैगून झील कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों में जो झील है, भारत के अलग अलग राज्यों में जो मुख्य झील है उन झीलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे जैसे कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है कि नाग, जम्मू कश्मीर के झीलों की अगर हमें पहचान करनी हो तो हम अक्सर देखते हैं कि नाग जहाँ हो, जिस शब्द के लास्ट में, जिस झील के नाम के अंत में अगर नाग शब्द आ जाए या नागिन शब्द आ जाए तो वहाँ पे वह जो झीलें होती हैं वह जम्मू कश्मीर की झीलें होती हैं। तो देखिए, अनंत नाग झील, बैरी नाग झील, शेष नाग झील, नागिन झील, यह सभी जो है क्या है, तो यह सभी नाग वाले झील है। यानी कि इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि नाग वाले जो झील है वह जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। विष नसर झील क्या है, तो यह भी जो है जम्मू कश्मीर में है। विष नसर, जब नाग है तो नाग है तो विष भी होगा, तो इस आधार पे हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि नाग वाले विष वाले झील जो है जम्मू कश्मीर में होते हैं। यानी कि अनंतनाग झील, बैरी नाग झील, शेष नाग झील, नागिन झील, विष नसर झील, ये सभी जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले झील हैं। उसके बाद मानस बल झील, तो मानस बल झील कैसे हम याद करेंगे, तो मानस बल झील इस तरह से याद करेंगे कि जहाँ नाग के पास विष हो वहाँ के मानवों के पास क्या होता है, बल भी होना चाहिए। यानी कि जिस झील के नागों के पास विष हो, जिस झील के नागों के पास विष हो, तो वहाँ पे जो मानव होगा उसमें क्या होना चाहिए, बल भी होना चाहिए। इस प्रकार मानस बल भी जो है जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक झील है। और डल झील और बुलर झील, ये तो बहुत फेमस झील है। डल झील श्रीनगर का गहना के नाम से जाना जाता है और बुलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड में झीलों के बारे में। तो उत्तराखंड में देखिए, नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल और नौकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील। यानी कि उत्तराखंड में जो झीलें हैं उन झीलों के नाम के अंत में ताल अक्सर देखने को मिलता है। यानी कि ताल शब्द जिन झीलों के अंत में हो तो वे झीलें उत्तराखंड में पाई जाने वाली झीलें हैं। लेकिन 2-3 ऐसी झीलें हैं जिसके अंत में ताल है लेकिन वह उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, तो हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। एक जो है रूपकुंड है जिसको कंकाल झील के भी नाम से जाना जाता है, तो यह उत्तराखंड में है। यानी कि इसे कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है रूपकुंड में 500 से अधिक कंकाल प्राप्त हुआ है और इसीलिए इसको कंकाल झील भी कहा जाता है और इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं। तो ये हो गया उत्तराखंड में पाई जाने वाली झीलें। अब उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की झीलें। तो हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल और चंद्रताल झील, हिमाचल प्रदेश में। अभी हमने बताया कि उत्तराखंड के अलावा भी 3 ऐसे झील हैं जिनके नाम के अंत में ताल शब्द है। तो एक हो गया सूरज ताल और एक हो गया चंद्रताल। यानी कि हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल और चंद्रताल जो है ये 2 झीलें हैं। सूरज और चंद्र, ये जो 2 ताल हैं वह हिमाचल में पाए जाते हैं। यानी कि हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सूरज और चांद का मिलन कहाँ होता है, तो हिमाचल प्रदेश में होता है। यानी कि सूरज और चंद्र जो झीलें हैं वह हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। और रामगढ़ ताल तो उत्तर प्रदेश में सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल जो है बहुत ही फेमस ताल है। उसके बाद हम बात करेंगे सिक्किम की। तो सिक्किम में चोलामू झील है और चोलामू झील जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। चोलामू झील भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यानी कि अगर यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची झील का नाम बताइए तो वह है चोलामू झील। इसके बाद है मणिपुर की झील है। तो मणिपुर में एक है लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यानी कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। और इसी झील पर जो है केबुल लामजाओ नाम का एक जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। अब इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। तो राजस्थान में एक है राजसमंद झील, जयसमंद झील। ये 2 झीलें
जो है राजसमंद और जयसमंद झीलें, ये कहाँ हैं? तो ये राजस्थान की झीलें हैं। वहीं पे फतेह सागर झील और डिडवाना झील और सांभर झील, यह भी जो है राजस्थान की झीलें हैं। सांभर झील की बात की जाए तो सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। तो राजस्थान में कौन कौन? राजसमंद और जयसमंद। अगर समंद शब्द आ जाए, जिस झील के अंत में समंद शब्द आ जाए, तो वह राजस्थान की होंगी। फतेह सागर झील, यानी कि राजस्थान में हमेशा क्या, पहले के राजा क्या करते थे? तो फतेह करते थे। पहले के जो राजा होते थे वे बड़े बड़े युद्धों को लड़ते थे, युद्धों में जो है वे फतेह करते थे। तो उससे हम याद करेंगे कि फतेह सागर झील जो है वह राजस्थान की झील है। डिडवाना झील, डिडवाना झील भी जो है यह राजस्थान की एक झील है। सांभर झील तो बहुत फेमस झील है और यह राजस्थान की यह एक झील है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की झील के बारे में। तो लोनार झील जो है बहुत ही फेमस झील है, यह महाराष्ट्र की झील है। और लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि एक उल्का पिंड आया और पृथ्वी से टकराया, और पृथ्वी से टकराया तो वो जिस हिस्से में टकराया उस हिस्से में गड्ढा हो गया, और उस हिस्से में जब पानी इकट्ठा एकत्रित हुआ तो वही एक झील का रूप धारण कर लिया, और उसी को लोनार झील के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे केरल की झीलों के बारे में। तो केरल में पेरियार झील है, पेरियार नेशनल पार्क है। उसके बाद पेरियार नदी है। उसके बाद अष्टमुदी झील, वह भी केरल में है। वेम्बनाड झील, यह भी केरल की ही झील है। और वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। तो हम पेरियार झील और वेम्बनाड झील, ये दोनों तो अक्सर ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अष्टमुदी झील जो है यह भी अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाने वाली झील है। अष्टमुदी झील इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसका जो किनारा है, इस झील के किनारा, इसके 8 किनारे हैं, और उसी लिए इसको जो है अष्टमुदी झील के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित झीलों के बारे में। तो एक है कोलेरू झील और एक है पुलिकट झील। तो कोलेरू झील तो आंध्र प्रदेश में है ही, लेकिन पुलिकट झील के बारे में आइए हम कुछ जान लें। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील है। लैगून के बारे में अभी हमने बताया कि लैगून झील वे झीलें होती हैं जो समुद्र से सटे होती हैं, और समुद्र का जो पानी समुद्र से सटे किसी गड्ढे में जाकर के एकत्रित होता है, और वह पानी एकत्रित होने के बाद वह एक झील का रूप धारण कर लेता है, तो उसे ही लैगून झील कहते हैं। तो इस यहाँ पे क्या है कि जो पुलिकट झील है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, और इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। यानी कि भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग जो है यह तमिलनाडु में पड़ता है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। यानी कि यह जो पुलिकट झील है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है, और यह झील जो है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। इसके बाद उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में सबसे फेमस झील चिल्का झील। उड़ीसा में सबसे फेमस झील चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील वह है पुलिकट। और भारत की सबसे बड़ी अगर लैगून झील की बात करें तो वह है चिल्का झील, और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, यानी कि उड़ीसा के तट पे यह झील यानी कि चिल्का झील है, और यह एक लैगून झील है जो समुद्र से सटे हुए हैं, और समुद्र के पानी जब समुद्र के सटे किसी गड्ढे में जा करके एकत्रित होती है, जब वो झील का निर्माण करती है तो लैगून झील बन जाता है, और वही यह चिल्का झील है। और यह एक तटीय झील भी है, और सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आइए जान लें। तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वह हो गया बुलर झील, और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वह है चिल्का झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर में और चिल्का झील उड़ीसा में।
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है सांभर झील, और सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील, सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील तो वह है पुलिकट झील। और चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील कहाँ है? तो वह है केरल में। भारत की सबसे ऊंची झील चुलामू झील, भारत की सबसे ऊंची झील तो वह है चुलामू झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। धन्यवाद।